बच्चों अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। बीएससी का पार्ट 8 पार्ट 7 तक पढ़ा दिया था, इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे। आज ये टॉपिक पढ़ने वाले एराइन। एराइन के बारे में बच्चों आपने नहीं पढ़ा होगा कि एराइन क्या होता है। एराइन के अगर बच्चों एग्जाम्पल की बात करूँ हम यहाँ पे, तो वो होता है बच्चों बेंजाइन। ध्यान से सुनिएगा, मैम ने क्या बोला, बेंजाइन। बेंजाइन का मतलब यहाँ क्या है वो समझ लीजिए। बेंजाइन मतलब है बच्चों, ये तो बेंजीन होता है, देखो अपना ये तो होता है बच्चों बेंजीन, लेकिन एक और बॉन्ड यहाँ पे बन जाए तो ये होता है अपना बेंजाइन। इसका मतलब ये जो अपने पास ऑर्बिटल होती हैं ये होती है इसकी sp ऑर्बिटल। समझ में आया। इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें बच्चों तो कुछ इस तरह से होता है अपने पास। ये अपने पास इस तरह से होती हैं, यहाँ पर अपने पास इसकी ऑर्बिटल्स होती हैं इस तरह से, ठीक है। और ये दोनों ऑर्बिटल जब आपस में इस तरह से हो जाती हैं तो यहाँ पे अतिव्यापन से, ओवरलैपिंग से क्या बन जाता है, बॉन्ड। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिस वजह से यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ से आप इसको ऐसे खा सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन एक तो यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जो यहाँ पर है, ठीक है। इस तरह से होता है यहाँ पे, ठीक। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अपन एराइन के बारे में कि एराइन कब बनता है, कब इसकी ज़रूरत होती है यहाँ से। चलिए बच्चों, एराइन जो होता है वो बनते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन, दोबारा लिख रही हूँ मैं यहाँ से, देख लीजिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। मतलब जो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे बेंजीन है, उनकी जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो फिर ये बनते हैं। ये रिएक्शन, इसका क्रियाविधि कौन सी होती है, विलोपन योगात्मक क्रियाविधि। कौन सी होती है, विलोपन योगात्मक। अब विलोपन योगात्मक का क्या है मतलब बच्चे, एडिशन एलिमिनेशन, सॉरी इसको बोलेंगे अपन एलिमिनेशन। एडिशन जब रिएक्शन चलेंगी तब यहाँ पर दो तरह की रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन भी होगा और एडिशन भी होगा। देखिए जैसे यहाँ पर हम पहले एक रिएक्शन लिख रहे हैं तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बेंजाइन बनेगा। ये अपन ने Br लिखा, रिएक्शन कराई इसकी बच्चों KNH2। KNH2 का मतलब क्या है, K पर होता है प्लस, NH2 पर होता है माइनस, और जब NH2 पे माइनस होता है तो इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं एमाइड आयन, तो इसका नाम है पोटेशियम एमाइड। अब यहाँ से NH2 पर जो चार्ज देख रहे हैं बच्चों वो कौन सा है, माइनस है, और Br पे भी क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो यहाँ से Br को प्रतिस्थापित करके वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा और ये Br बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि Br माइनस को प्रतिस्थापित किसने किया, NH2। तो नाभिक किसने ही है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो Br का रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन किससे हुआ, NH2 माइनस से हुआ, और ये किसके अंदर हुआ है, ये बेंजीन रिंग में हुआ है। तो यहाँ पर जब ये वाली रिएक्शन चलती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चलती हैं, तो इसके अंदर एराइन का निर्माण होता है। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर किसका निर्माण होगा बच्चों, एराइन का निर्माण होगा। अब एराइन बनेगा कैसे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं हम यहाँ से बच्चों, एक और रिएक्शन हम लिखते हैं जिसके अंदर एराइन बनेगा उसकी क्रियाविधि में। देखिए यहाँ से बच्चों, ये CF3 लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया हमने Cl, और रिएक्शन करा दी हमने KNH2 से, पोटेशियम एमाइड से। अब यहाँ पर जो अपना बना ये अपना है CF3, और ये कहता है कि यहाँ से ये Cl हटना चाहिए था, है ना, KCl हट जाना चाहिए था और Cl की जगह NH2 लग जाना चाहिए था। आपका मतलब कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ना, लेकिन नहीं, ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता। ये NH2 यहाँ नहीं जुड़कर यहाँ बनता है। बहुत अजीब सी बात हो गई। ये क्या हुआ कि यहाँ पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैकेनिज्म समझ में नहीं आई मैडम। ये क्या हो गया कि Cl तो यहाँ ऑर्थो पे लग रहा था और आपने प्रोडक्ट बना दिया मेटा का। बच्चों ये चीज़ समझ में आएगी जब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अगर हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ समझ आती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। चलिए बच्चों पढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो ये जो रिएक्शन है वो किससे बनी अपनी, ये बेंजाइन बनने के बाद ये रिएक्शन होगी। बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, पढ़िएगा बच्चों यहाँ से किस तरह से रिएक्शन हो रही है। देखिए यहाँ से ये अपन ने बेंजीन रिंग ले ली, ठीक है, ये अपना CF3 बना। मैं आपको शॉर्टकट से भी समझाऊंगी इसको और पूरे तरीके से भी समझाऊंगी। ये अपना Cl रहा, ठीक है,
रिएक्शन किसने होनी है, KNH2 से। जैसे KNH2 से रिएक्शन होगी इसका मतलब एमाइड आयन रिएक्शन करने वाला है। कौन करने वाला है, NH2 माइनस। अब यहाँ से ये Cl यहाँ से निकलेगा। जब ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा बच्चों तो उस कंडीशन में क्या होगा वो देख लेते हैं यहाँ से हम। जब ये यहाँ से रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा बच्चों तो ये CF3 तो अपनी जगह, इलेक्ट्रॉन जैसे ही गया तो यहाँ से क्या बना, ये प्लस बन गया, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और यहाँ पे क्या है बच्चों, H है। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो H अपने पास दिख रहा है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ देगा बच्चों होगा क्या, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये अपना हो गया। जैसे ही H अपने इलेक्ट्रॉन देगा, देखो कुछ ऐसा होगा, जैसे ही H यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ पे जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CF3। तो इसका मतलब रिएक्शन प्रोसीजर में बन के आ गया बच्चों, यहाँ से ये बन गया अपना बेंजाइन, बन गया बेंजाइन। अब इसके बाद बनेगा बच्चों प्रोडक्ट। क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा। अब आप कहेंगे NH2 माइनस का तो कुछ काम हुआ ही नहीं, ये हमको यहाँ पर जोड़ना था, लेकिन कैसे जुड़ेगा, तो यहाँ से ये जो H निकला है ना, ये जो H देख रहे हो आप, ये जो H यहाँ से निकला है बच्चों, ये यहाँ से तो निकल गया क्लोराइड आयन और ये जो H निकला वो जुड़ गया अमोइड आयन के साथ, तो ये NH3 बन के बाहर निकल गया। मतलब ये जो H निकला था अब वो इस H इसके साथ जुड़ गया और यहाँ से ये निकल के बाहर चला गया। ठीक है, तो ये बन गया अपना बेंजाइन। अब देखिए बेंजाइन करेगा क्या, यहाँ से ध्यान से समझिएगा बच्चों, बेंजाइन कैसे करेगा। यहाँ पे ये तो है अपना CF3। अब CF3 का इफेक्ट कैसा होता है, -I इफेक्ट होता है और यहाँ पर क्या है, अपना बेंजाइन है। ठीक है, और अब हमको यहाँ से जोड़ना है एमाइड आयन NH2 माइनस को इसके साथ जोड़ना है। अब CF3 का इफेक्ट कैसा है, -I इफेक्ट है। -I इफेक्ट होने की वजह से बच्चों होगा क्या, यहाँ पे ये देखेंगे आप, जब ये CF3 अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसने अपनी ओर खींचे तो ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रॉन भी ऊपर खींचेंगे। देखिए दोबारा यहाँ से प्रोडक्ट आप क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए देखो दो प्रोडक्ट यहाँ से हम बनाएंगे। एक प्रोडक्ट तो बनाएंगे ये वाला, देखो ढंग से समझना कि या तो आपकी मर्ज़ी के अनुसार हम NH2 को यहाँ जोड़ दें, या हम कहते हैं कि नहीं CF3 जुड़ा हुआ है तो यहाँ से प्रोडक्ट में हम NH2 को यहाँ जोड़ दें। कि NH2 के लिए ये वाली जो स्थिति यहाँ दे रखी है, ये वाली स्थिति, तो NH2 जो है वो इन दो पोजीशन में से एक जुड़ेगा, या तो यहाँ जुड़ेगा या फिर यहाँ जुड़ेगा। हम कहते हैं आपको प्रोडक्ट जो बनेगा ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ये स्थायी बनेगा। क्यों, देखो सीधी सी मैकेनिज्म है, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, CF3 क्या खींचेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे ही खींचेगा ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन कहाँ खींचेंगे, ऊपर खींचेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ क्या होने वाला है, फिर आप प्रोडक्ट मैच कर लीजिएगा कि क्या बना। ये इस तरह से आया बच्चों, यहाँ बना ये CF3, यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, प्लस। जैसे ही माइनस प्लस आए, अब आप बताओ अटैक किसका होने वाला है, ये NH2 का अटैक होने वाला है। NH2 पे क्या है, माइनस। अब आप कुछ बताओ, या माइनस यहाँ अप्रोच करेगा कि नीचे अप्रोच करेगा। सीधी सी बात आपको दिख रही है कि यहाँ ये जो अप्रोच होने वाली है वो कहाँ होगी, वो नीचे होगी, क्योंकि यहाँ प्लस है और ये वाला अपना क्या है, माइनस है, तो नीचे ही तो अप्रोच होगी ना बच्चों। समझ में आ रही है बात आपको, इसका मतलब अब हमें समझ में आ गया कि अगर NH2 नीचे जुड़ा तो ये प्रोडक्ट बनता। तो यही तो मैंने बताया आपको, स्थायी। लेकिन मान लीजिए यहाँ से हमने कहा इस तरह से ना हो के हम आपको कह देते कि ये जो CF3 है इसमें ये इलेक्ट्रॉन नीचे ना जाके, ऊपर ना जाके कहाँ जाए, नीचे। अब आप पक्का कह देंगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मैडम, क्योंकि CF3 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, -I प्रभाव है, ऊपर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब कोई चीज़ ऊपर खींची जा रही है, ऊपर इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, तो ये नीचे आ ही कैसे सकते हैं। अब आप समझाओगे ना इसमें कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, आप कहेंगे मैडम ये ऊपर ही जाएंगे। लेकिन मान लीजिए मैं ऐसा नहीं कहती, आपको मैं थोड़ा चेंज कर देती, यहाँ से केमिस्ट्री सीखिएगा बच्चों, यहाँ से मैं आपको लगा देती CH3। आप कहते मैडम +I इफेक्ट होता है, अब इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन देगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो धक्का नीचे की तरफ जाएगा, और जब धक्का नीचे की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाते, और जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाते तो यहाँ माइनस आ जाता और यहाँ प्लस। अब उस कंडीशन में एमाइड आयन तुरंत यहाँ इसके पास चला जाता। तो हमने समझा यहाँ पे कि वास्तव में प्रोडक्ट जो है वो स्थायी क्यों बना। देखिए यहाँ से मैंने अभी लिखा था आपके लिए कि ये वाला प्रोडक्ट मेटा पोजीशन पर बनेगा, बना कि नहीं बना, कारण समझ में आ गया। कारण था इसका CF3 का -I इफेक्ट और दूसरा बेंजाइन का बनना।
इसका मतलब जो इसके ऊपर प्रतिस्थापित लग रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रहा है हमारे लिए कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। अब आपको पता है ये सब चीज़ जो हमने बोली है ना, ये सब चीज़ लैंग्वेज में नहीं लिखी जा सकती, बस हम ये कह सकते हैं यहाँ से जो स्थायी प्रोडक्ट यहाँ से बनने वाला है वो कौन सा बनेगा। ये लीजिए, मैं दोनों प्रोडक्ट यहाँ से लिख लेती हूँ। आंसर यहाँ पे आई थिंक आपको समझ आ गया होगा और आपके लिए एक नई चीज़ भी होगी ये कि हाँ हमने ये 12th में नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए एक नई चीज़ भी होगी ये। जहाँ तक मैं आशा करती हूँ ये NH2 है और ये CF3 है, तो प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में कौन सा बना, नीचे वाला बना। तो यहाँ पे तो आप लिख दो स्थायी, है ना, या फिर आप लिख सकते हो ज़्यादा मात्रा में, और इसको लिख सकते हैं आप कम स्थायी। तो सारी चीज़ समझ आ गई होंगी खुल के कि कैसे हुआ। आप लिख दिया यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि क्या होता है ये -I इफ़ेक्ट यहाँ से होता है, इसीलिए ऐसा हुआ। तो आपको समझ आ गया यहाँ से। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं यहाँ से नाइट्रीन। ना नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, यहाँ से अगला है अपना नाइट्रीन। तो बच्चों शेयर कीजिएगा क्लास को और अब जोड़ लीजिए आप, इसमें आप नई चीज़ भी पढ़ रहे हो, साथ साथ जोड़ लीजिए बच्चों को, BSc वाले बच्चों को। अब कार्बीन जो होता है अपना, नाइट्रीन क्या होता है बच्चों, नाइट्रीन का जो होता है अपना जो अपना केस होता है बच्चों, वो क्या होता है अपना, इस तरह से अपन नाइट्रीन अपन लिख देते हैं यहाँ पे। ये नाइट्रीन की बात लिख देते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये लिख दिया अपन ने नाइट्रीन। थोड़ा सही कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन सेक्सटेट, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गिन लीजिए 6 ही हैं, 4 तो आपको दिखाई दे रहे हैं डॉट के रूप में और 5 वही हो गया और 6ठा ये हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। अब ये स्पीशीज कैसी है बच्चों, इसके अंदर ये है अपनी न्यूट्रल स्पीशीज़। न्यूट्रल स्पीशीज का मतलब हो गया अपनी उदासीन हो गई ये स्पीशीज। अब इसके अंदर जो एगमित इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं ये, तो इनका जो चक्रण होता है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन मे बी पैरेलल और नॉट, मतलब एक दूसरे के समानांतर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब ये जो नाइट्रीन के पास ये 2 दे रखे हैं, इसकी चक्रण ऐसा भी हो सकता है दोनों का, ये तो पैरेलल हो गए एक दूसरे को, और या फिर ऐसा भी हो सकता है, तो ये पैरेलल नहीं हुए, तो दोनों का एक जैसा भी हो सकता है, नहीं भी। अब नाइट्रीन भी 2 टाइप की होती है, सिंगलेट भी होती है और ट्रिपलेट भी होती है। अब नाइट्रीन बनती कैसे है इसको पढ़ लेते हैं अपन, बहुत ज़्यादा अपने को नहीं पढ़ना है। हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, वहाँ भी नाइट्रीन का निर्माण होता है, तो इसमें लिख दो ये भी 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रीन, जैसे कार्बीन होता है ना ऐसे होता है। तो बस अपन इसको लिख लेंगे और बाकी चीज़ नहीं करेंगे अपन। सिंगलेट भी है और क्या है अपने पास, ट्रिपलेट भी है, ठीक है। चलिए अब अपने पास बात होती है N3H, ये सूर्य के प्रकाश की बात हो गई। N2 यहाँ से निकल गई, जो बच गया वो बचा ये, और जिसमें इसको हमने क्या कह दिया, नाइट्रीन, ठीक है। H की ज़रूरत नहीं है, आप इससे डैश सिंगल छोड़ सकते हो, ये नाइट्रीन है। अब आप ध्यान रखिएगा हाफमान ब्रोमाइड में भी बनती है नाइट्रीन, ठीक है। अब ये अपन ने लिख दिया मिथाइल आइसोसाइनेट RNC डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं MIC या AIC कह सकते हो, या R की जगह CH3 आ जाता तो ये हो जाता मिथाइल आइसोसाइनेट। ध्यान कीजिए हमने ये हाफमान ब्रोमाइड में पढ़ा हुआ है। HNu मतलब सूर्य के प्रकाश में अगर हम ऐसा कर दें तो ये फिर से अपने पास नाइट्रीन बन जाने वाली है बच्चों, है ना, और ये बन गया अपना CO, ठीक है ना। तो ये बन गया अपना, तो अधिकांश नाइट्रीन जो होती हैं बच्चों यहाँ पे ये ट्रिपलेट निम्नतम ऊर्जा अवस्था में रहती हैं और इलेक्ट्रोफाइल की जैसे बिहेव करती हैं, और कार्बीन के जैसे ही इसके अंदर साइक्ल एडिशन भी होता है और इंसर्शन भी होता है। तो इतना काफ़ी रहेगा अपन ने नाइट्रीन में पढ़ा है। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों असाइनिंग फॉर्मल चार्ज ऑन इंटरमीडिएट एंड अदर आयनिक स्पीशीज। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक है अपना फॉर्मल चार्ज और इंटरमीडिएट, एक सेकेंड स्पेलिंग रह गई थोड़ी, इंटरमीडिएट एंड अदर आयनिक स्पीशीज़। बच्चों हम फॉर्मल चार्ज पढ़ने वाले हैं कि क्या कहता है कि कोई अणु या आयन में, क्या इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि किसी अणु या आयन में बहुत सारे परमाणु होते हैं। जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ से क्लोरोफॉर्म लिख लिया CHCl3, ठीक है। तो इसके अंदर ये पूरा अणु है। अब इसके अंदर परमाणु कौन से हैं, H भी है, क्लोरीन भी है और मतलब पास अपना कार्बन भी है।
तो इन पर अलग अलग कितना चार्ज इनके ऊपर है कि Cl के पास कितना चार्ज है, इस Cl पर कितना है, इस Cl पर कितना है, हाइड्रोजन पर कितना है, कार्बन पर कितना है। तो पूरे के पूरे अणु में अलग अलग परमाणु पर क्या चार्ज है, इस पे प्लस है कि इस पर माइनस है कि इस पे प्लस है। तो अलग अलग परमाणु पे चार्ज क्या है, अलग अलग अपने पास एटम पर क्या चार्ज है, उसी को हम कहेंगे यहाँ पर फॉर्मल चार्ज। अब सारा फॉर्मल चार्ज आप जोड़ दोगे तो वो टोटल पूरे अणु का क्या बन जाएगा, अपना टोटल चार्ज बन जाएगा। अब फॉर्मल चार्ज का बच्चों फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से निकालने का, वो देख लेते हैं हम यहाँ से कि फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो उदासीन जो परमाणु होता है उसके संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या हम कह सकते हैं वैलेंस शेल एंड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एटम, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उसके ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। एक्सप्लेन भी करेंगे यहाँ से। माइनस नॉन बॉन्डेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, चलिए ये बताएंगे आपको इसका मतलब क्या है, प्लस नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं एक बार। क्या कहता है ये कि उदासीन परमाणु की, उदासीन परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन माइनस बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, प्लस सहसंयोजक बंधों की संख्या, सहसंयोजक बंध संख्या। अब बारी है इसको अपने पर एक्सप्लेन करने की। तो सबसे पहले अपन ने एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ से। नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, अपने पास 4 हाइड्रोजन है। अब आपको निकालना है इसमें हर हाइड्रोजन के लिए कितना तो होगा और यहाँ पर कितना चार्ज इसके पास होगा। तो ये अपने पास दे रखा है, इतना तो हमें पता ही है अमोनियम है, लेकिन हम कैसे सॉल्व करें यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ हम लिखेंगे फॉर H एटम, H परमाणु के लिए। ठीक है, अब H किस में आता है, H होता है बच्चों फर्स्ट ग्रुप में आता है और S का है और 1s1 एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके लिए मैं कह दूंगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो कितने आएंगे बच्चों, 1 आएगा। क्या इसके अंदर कोई अबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसने बॉन्ड नहीं बना रखा। अबंधी इलेक्ट्रॉन पहचानेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने अमोनिया लिखा और नाइट्रोजन पर लॉन पेयर दिखा दिया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, अबंधी हो गए। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे, तो अबंधी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, 0 होंगे। अब अपने पास इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। इसका फॉर्मल चार्ज क्या निकलेगा, चलिए फॉर्मल चार्ज निकाल लीजिए इसका। तो सूत्र के अकॉर्डिंग देख लीजिए, उदासीन परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 1 हैं। फिर माइनस अबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। चलो सहसंयोजक बंध कितने बना रहा है, 1 हाइड्रोजन अगर हम देखें तो इसके साथ केवल 1 ही बॉन्ड बना रहा है, तो ये 1 लिख दिया। तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, ये देखिए यहाँ से, सॉरी बच्चों यहाँ से अपने पास ये चीज़ है ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 - 0 - 1 कितना आ गया, टोटल 0 आ गया। तो H परमाणु पर आवेश कितना आ गया, 0। ये तीनों जो हाइड्रोजन है वो सेम ही है, कोई अलग नहीं है, इसलिए तीनों हाइड्रोजन परमाणु पर कितना आवेश है, 0 है। अब आती है नाइट्रोजन परमाणु के लिए, तो सेकंड आ गया अपना 4n एटम कि नाइट्रोजन के लिए कितना हम लिख दें यहाँ से, एक सेकेंड यहाँ से बच्चों है ना। अब अपने पास आता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या निकालिए यहाँ से। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में आता है अपना, ये ग्रुप 15 में आता है, जहाँ अपने हो जाते हैं ये वाले होते हैं है ना, याद हो गया अपना, ये ग्रुप 15 में आता है। तो भाइतम कोश में कितने होते हैं, 5 होते हैं, ये ले लीजिए 5 हो गए। अब इसके बाद कह रहा है कि सहसंयोजी बंध, इसमें अबंधी इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या, मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या, कोई बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। नाइट्रोजन अपने चारों बॉन्ड बना रखा है, कुछ भी नहीं है। अबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0 है। सहसंयोजक बंध कितने हैं, यहाँ पे बॉन्ड कितने बना रहा है, आप एग्जाम्पल में देखिए कितने बॉन्ड बना रहा है बच्चों, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, दिख रहा है नाइट्रोजन 4 ही बॉन्ड बना रहा है। अब आ गया अपना फॉर्मल चार्ज कितना होगा इसके ऊपर,
चलिए फॉर्मल चार्ज अपन निकाल लें तो वो कितना होगा। यहाँ से फॉर्मल चार्ज की हम बात करें तो यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 5, फिर माइनस करते थे, फिर एबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0 है ना, प्लस संयोजी बंध कितने हैं 4। चलिए इसको सॉल्व करिए, 5 माइनस 0 प्लस 4 कितना आ गया बच्चों +1। तो नाइट्रोजन में कितना आ गया बच्चों +1 आ गया। अब पूरी अमोनियम पर इसका मतलब पूरी स्पीशीज़ पर आवेश निकालें अब कि पूरी स्पीशीज पर क्या आवेश है। तो अगर स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया तो स्ट्रक्चर अपनी थी बच्चों ये है ना। अब इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं 4 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 4 हाइड्रोजन प्लस 1 नाइट्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन में हाइड्रोजन पर कितना आया था 0 प्लस 1 नाइट्रोजन में कितना आया था 1, तो बराबर कितना हुआ 0 प्लस 1 × 1 बराबर टोटल पर कितना आ गया +1 चार्ज आ गया अपने पास, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये 4 × 0 लिख सकते हो यहाँ पे। अब अपने पास इसका मतलब सूत्र क्या बन गया, एक आवेश आया तो कुल पर एक आवेश है +1। ऐसे ही अपना सॉल्व हो गया। देखिए दूसरा सॉल्व करते हैं यहाँ से एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं कि प्रत्येक पहले तो हाइड्रोजन जो है वो एक जैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम कर लेते हैं, इसमें एक चीज़ हम नाम दे लेते हैं, इसको A नाम दे देते हैं और इस कार्बन को B नाम दे देते हैं। कारण है इसको A और B नाम देने का वो क्या है, ताकि हमारे पास निकालना आसान हो जाए। तो हम लिख सकते हैं 4 हाइड्रोजन एटम। तो प्रत्येक हाइड्रोजन एटम के लिए कितना होगा, तो वही लिख सकते हैं इसके अंदर कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बच्चों, यहाँ से वो है इसकी 1 है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन कितने बंध बना रहा है 1 बना रहा है। और अबंधी इलेक्ट्रॉन वो इसके पास है नहीं, तो अबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0। संयोजी संयोजकता बंध कितने हैं, सहसंयोजी बंध लिख दिया अपन। सहसंयोजी बंध मतलब हो गया ये कितने बॉन्ड बना रहा है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सहसंयोजी बंध कितने हो गए बच्चों, एक हाइड्रोजन कितना बना रहा है 1, तो चार्ज कितना आएगा अपने पास, 1 तो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, फिर आ गया माइनस, फिर 0, फिर +1, तो कितना आ जाएगा 1 - 0 - 1 बराबर कितना आ गया 0। अब लिखते हैं CH3 वाले कार्बन के लिए यहाँ हम लिख सकते हैं Ca के लिए अपन निकालना चाह रहे हैं, तो वही हम कह सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से ताकि काम आसान हो जाए अपना भी, है ना। एडिट कर देंगे इसको हम। चलिए बच्चों, है ना। अब अपन बात कर लेते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन में, 14वें ग्रुप का है तो 4 होते हैं। अबंधी इलेक्ट्रॉन हमें दिख नहीं रहा है इस वाले के ऊपर। इस A वाले कार्बन को देख लो, कोई अबंधी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, नहीं। सहसंयोजी बंध कितना बना रहा है 4 बना रहा है। तो फॉर्मल चार्ज निकालो कितना हो गया, फॉर्मल चार्ज हो गया 4 - 0 + 4, तो बराबर कितना आ गया 4 - 0 - 4 बराबर 0। अब अपने पास तीसरा आ गया CH2 वाले कार्बन के लिए, ये समझने का है हमारे पास, इसको कैसे निकालेंगे। CH2 वाले कार्बन के लिए या हम कह सकते हैं CB वाले के लिए निकालना है, हमको निकालना है अपने को इस वाले के लिए, ठीक है। चलिए वही चीज़ ले लेते हैं क्योंकि हमें वापस नहीं लिखनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, तो ये लिख दिया हमने। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वही कितने होते हैं 4 होते हैं। अब अबंधी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं बच्चों, अबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब आपको यहाँ दिख रही है बिल्कुल सीरियसली, कितने हैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और सहसंयोजी बंध कितने बना रहा है वो भी आपको दिख रहा है, 1 और ये 2 बंध बना रहा है ना यहाँ से। चलिए यहाँ से 2 बंध बना रहा है तो ये भी लिख दिया। अब इसका फॉर्मल चार्ज निकाल लीजिए, कितना आएगा यहाँ से इसका फॉर्मल चार्ज। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 माइनस अबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 प्लस सहसंयोजी बंध कितने हैं 2, ठीक है।
बच्चों यहाँ से एक चीज़, सहसंयोजी बंध ये जो कार्बन है वो कितने बना रहा है, मुझे 2 गलती से बोल दिया, 3 बना रहा है, 1 2 और ये तीसरा तो गिना ही नहीं था हमने। यहाँ से सहसंयोजी बंध कितने कर दीजिए, 3 कर दीजिए। ठीक है, कितना आ गया, 4 - 5 बराबर कितना आ गया बच्चों, आंसर 1 आ गया, -1 आ गया। तो CH2 वाले कार्बन पे कितना आवेश है, -1 आवेश है यहाँ पे। ठीक है, चलिए टोटल निकाल लेते हैं। टोटल चार्ज कितना होगा यहाँ से, तो हमारे पास कितनी थी स्पीशीज़, एक ये वाला था अपनी स्पीशीज़, वापस लिख लेते हैं एक बार, ये देखिए बच्चों, है ना। तो हमारे पास कितने, 5 तो हाइड्रोजन है, तो 5 × हाइड्रोजन प्लस कार्बन कितने हमारे पास, 2 हैं, दोनों कार्बन अलग अलग तरह से हैं। तो हम इसको कैसे लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं 5 × 0 प्लस इस वाले कार्बन के लिए कितना निकला था हमारे पास, इस वाले कार्बन के लिए निकला था 0 प्लस इस वाले कार्बन का कितना निकला है, -1। तो कितना हो गया, 0 + 0 -1 बराबर कितना आ गया, -1। तो पूरे उस पर चार्ज कितना आ गया, -1। तो स्पीशीज़ को हम कैसा लिख देंगे, CH3 CH2 माइनस, ये हो गया स्पीशीज़, ये सूत्र, इसको हमने निकाल लिया। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। देखो एक और हम निकालते हैं, तीसरा कार्बीन की बात करते हैं। कार्बीन को समझिएगा, कार्बीन पर हम इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, कार्बीन का स्ट्रक्चर ये हमने लिख दिया। पहले तो हाइड्रोजन के लिए, अब हम पूरा नहीं निकाल रहे हैं, हम लिख सकते हैं 4 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए तो सीधी सी बात है, अब तक भी निकालते आ रहे हैं, कितना निकलेगा, 0 निकल जाएगा। हाइड्रोजन एटम के लिए ज़्यादा नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे जैसा अब तक लिखते आए हैं। तो ये अब आप समझ चुके हैं। अब आता है कार्बन के लिए, तो कार्बन के लिए लिख लीजिए यहाँ से, ये देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास, कितने होंगे, 4, है ना, 4 ही होते हैं, क्योंकि 14वें ग्रुप में आता है, 14th में, तो ये कार्बन में 4 ही होगा अपने पास। अबंधी इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं, ये 2 दिखाई दे रहे हैं। सहसंयोजी बंध कितने बना रहा है बच्चों, ये 2 बना रहा है, 1 और ये 2 बना रहा है ना, यहाँ से 2। चलिए अब इसका फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं, वो क्या निकलेगा, 4 - 2 + 2 कितना निकला, 4 - 4 बराबर 0। इट मीन्स इस पर कोई आवेश नहीं है, 0। तो कुल टोटल चार्ज तो हमें दिख ही रहा है कि कार्बन पर भी 0 है और हाइड्रोजन पर भी 0 है, तो कितना आ जाने वाला है, 0 ही आ जाने वाला है। तो यह कार्बीन जो है वो कैसी स्पीशीज़ है बच्चों, ये न्यूट्रल स्पीशीज़ है। कैसी है बच्चों, ये एक सेकेंड, ये न्यूट्रल स्पीशीज़ है, उदासीन है, यहाँ पर इस पर कोई आवेश नहीं है। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रियाओं क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियाँ। आज की क्लास 1 ऑफ करते हैं बच्चों। तो फॉर्मल चार्ज वाला टॉपिक हो गया है, लास्ट ये वाला जो टॉपिक है जो मैं आपको बता रही थी अभी, अभिक्रिया क्रियाविधि ज्ञात करने के लिए, इसके 5 टॉपिक हैं, जिसके बाद फिर ये वाली यूनिट जो होगी वो समाप्त हो जाएगी, आपकी फिनिश हो जाएगी। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट यूनिट लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल्दी जल्दी बच्चों को जोड़ लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना नहीं भूलिएगा।